Hello friends, welcome to all of you in our educational channel San Physics and GS classes and I am Abhishek दुबे। अब आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम की डेट शीट वगैरह आ गई हैं और अब आपके एग्ज़ाम वही फरवरी लास्ट से शुरू होने वाले हैं जो कि मार्च के लास्ट तक जाएंगे। तो इसलिए अब जो एक महीने का टाइम बचा हुआ है, ये आज मान लीजिए 14 जनवरी हो गई। 14 जनवरी से सही देखें तो 14 जनवरी से 14 फरवरी केवल एक ही महीने का टाइम बचा हुआ है और उसी एक महीने में जितना हम अपनी तैयारी कर लेंगे उसी हिसाब से नंबर आ जाएगा और क्लास 10 की मार्कशीट में वही नंबर जो नंबर छप जाएगा वही ज़िंदगी भर आपकी मार्कशीट में रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए जितने से अच्छे से हो सके इस एक महीने को आप यूटिलाइज करिए। उसी के लिए हम एक सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाई जाएगी। उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए जितने चैप्टर्स हैं उतनी वीडियोस कोशिश करेंगे कि वीडियोस रेगुलरली आएँ और फिर उसके बाद में उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, हर चैप्टर वाइज अलग अलग। वो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, हो सकता है थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन हर सब्जेक्ट पर एक वीडियो। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके मान लीजिए कि जितने चैप्टर्स हैं हर चैप्टर्स में 2 वीडियोस। एक में क्या है पूरा कॉन्सेप्ट A to Z जितना है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में और अगली में पूरे के पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। ठीक, तो उसी पर आज हम बात करने चल रहे हैं। तो आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे, मैथ सब्जेक्ट के बारे में। फिलहाल ये चैनल पर भी हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, मैथ हमारी ये पहली वीडियो आज होने वाली है, लेकिन अब आज से हम एक महीने के लिए मैथ का सीरीज शुरू करने चल रहे हैं। तो देखिए आज का प्लानिंग क्या है। तो स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम या क्लास 10th एग्ज़ाम मैथ्स 2022 और 23 जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हम लास्ट एक महीने में क्या ऐसा करेंगे जिससे जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं वो कम से कम पास हो जाए, जो कुछ पढ़े हैं उनके में थोड़ा बेनिफिट हो जाए और जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं उनके में जो चीज़ें छोटी छोटी छूट रही हैं वो चीज़ों को भी कवर कर लें। ठीक, तो इसमें आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा और एक महीने के लिए कस के मेहनत करनी पड़ेगी। अब ठंडी भी थोड़ा कम हो गई है तो अब इसी एक महीने के लिए एक महीने अपने आप तैयारी कर देंगे, वही आपका क्लास 10th की मार्कशीट बन जाएगी। तो मैथ्स में क्या है, मैथ का पेपर अगर आप अपनी डेट शीट देखे हो तो 21 मार्च को मैथ का पेपर है। ठीक, 21 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। तो हमारा हम क्या करने चल रहे हैं कि 14 जनवरी से एक सीरीज शुरू करेंगे और ये कब तक जाएगी 14 फरवरी तक। ठीक, पूरा एक महीने की सीरीज है। इस एक महीने में हम क्या क्या करेंगे, अब चलिए उसके बारे में इसको हटा दें फिर सही से देखते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें अपना सिलेबस जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि मेन टाइम जो बचता है लास्ट वाला उसमें यही देखी जाती है कि उसमें हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल नंबर की आवश्यकता है। मतलब कि हमें केवल वही चीज़ें जाननी चाहिए जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। और इसे जानने के लिए हमें अपना सिलेबस पूरा एक बार जानना चाहिए। तो सिलेबस हम मैथ का पहले लिख देते हैं कि कौन से चैप्टर्स या कौन से यूनिट्स कितने नंबर की आएंगे, उसी हिसाब से हर एक वीडियो में क्या करेंगे उसका पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के बाद में फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, अगले वीडियो में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। तो देखते हैं फिर मैथ क्लास 10 2022-23 में आपकी कुल मिला के 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट हैं, सातों यूनिट में कौन से कितने नंबर का आएगा वो है, किसका नाम क्या है और नंबर कितने हैं ये। तो यहाँ तक आपको ये पता होगा कि आपका रिटन एग्जाम जो है वो 80 नंबर का होता है और उसके बाद में 20 नंबर का इंटरनल होता है। टोटल आपको मिलते हैं 100 नंबर और इन्हीं 100 में से फिर आपका परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है। यह इतना आपको बेसिक बातें पता है अभी तक। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, आप उनको शेयर कर दीजिए अगर आपकी जानकारी में कोई है कि जो अभी तक बिल्कुल मैथ की पढ़ाई नहीं किए हैं और जिनको ये लगता है कि मैथ में गाड़ी हमारी कहीं भी रुक सकती है, किसी कोई स्टेशन ऐसा आ सकता है जिस पर गाड़ी हमारी रुक जाए, आगे ना जा पाए। तो इसलिए आप उन बच्चों तक इस लेक्चर को जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। ठीक, तो ये इतना बेसिक बात है। 80 20 + 20 + 100 तो 80 नंबर का रिटन एग्जाम पूरा मिला के 80 नंबर है। 20 नंबर का इंटरनल है, इंटरनल हर स्कूल का अपना अलग अलग है, जो भी जैसे करे, और टोटल 100 मार्क्स का। तो देखिए पहली यूनिट हमारी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी 6 नंबर की आती है। इसमें हमारा केवल और केवल पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या क्या है वो भी अभी इसके बाद देखते हैं और उसमें से भी आता क्या है वो अगले लेक्चर में उसके बारे में पूरा खत्म करेंगे। तो नंबर सिस्टम 6 नंबर का आएगा, पहला चैप्टर रियल नंबर्स 6 नंबर का। मतलब उससे एक 4 नंबर क्वेश्चन आने की संभावना है, एक 2 नंबर का, या एक 4 का, या एक ऐसे आ सकता है।
फिर आया अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। अगर आप सारी यूनिट्स में देखेंगे यहाँ तक तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर आपको किसी यूनिट से मिल सकता है तो उसका नाम क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 2 या 3 चैप्टर्स आते हैं। जैसे पहला आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। पॉलिनोमियल के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चौथा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एपी। ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये किस में आते हैं? अलजेब्रा में। मतलब अगर आप ये 4 चैप्टर अपने कर दें तो आपको ये समझ सकते हैं कि 80 में से 25% का केवल ये 4 चैप्टर मिलकर आ जाते हैं, जो कि सारे एक ही चीज़ों से रिलेटेड हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अलजेब्रा। ठीक है, ये 20 नंबर का आएगा। 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2, 3, 4, 5 इतने चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है चैप्टर नंबर 7। ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ये वो वाला है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आता है। तो सेक्शन फार्मूला से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस फार्मूला से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये अगर 2 के नहीं आएंगे तो ये कर सकते हैं एक नंबर वाले में आपसे फॉर्मूले पूछ लेंगे डायरेक्ट, तो वो यहाँ से आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। फिर आया ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री 2 चैप्टर अलग अलग हैं। तो ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री में आपका चैप्टर आ जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर जो आपका है वो किस में आ जाता है? ज्योमेट्री में। और उसके साथ तो पहला हो गया ट्रायंगल और दूसरा इसी में आ जाता है जो सर्कल्स वाला चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो चैप्टर भी किस में आ जाएगा? ज्योमेट्री में। ये भी हो गया। अब उसके बाद आता है 5वां यूनिट आपके है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहला, सेकंड वाला उसकी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 2 हो गया। तीसरा चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है, उससे आता ही आता है। और आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस आपको नीचे की तरफ अपनी बुक में दिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना होता है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंसेस। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्राइवेशन वो है, वो सब इसी में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ गया आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कौन सा है? मेंसुरेशन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या? ये समझ लीजिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके 6 टोटल आने हैं तो 6 में से 2 क्वेश्चन किसी से अगर आते हैं तो वो केवल और केवल जैसे आ जाते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं कि अकेला चैप्टर 10 नंबर का है, मतलब टोटल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा का ये वाला है 20 नंबर। लेकिन इस 20 नंबर में आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 10 नंबर में एक ही चैप्टर केवल पा जाएंगे। ठीक, तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 12 नंबर का है लेकिन इसमें 12 में 3 चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर हैं 15 नंबर का, ये भी अच्छा चैप्टर है। लेकिन इससे भाई ट्रायंगल की थ्योरम्स प्रूव करने को आती हैं 2-3, थोड़ा सा कहीं अटक सकता है, देखेंगे, अटकेगा नहीं। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके बाद आ जाए लास्ट में आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका आता है 11 नंबर का। स्टैटिक्स से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आते ही हैं। स्टैटिक्स में वही मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर ये है। प्रोबेबिलिटी से छोटा सा क्वेश्चन कोई आता है, वही ताश के पत्तों वाला आ जाएगा या फिर डाइस वाला आ जाएगा। तो बेसिक आपके यही इतने आपके सिलेबस में यूनिट्स हैं। इसमें से पहली कौन सी है? डिवाइड करने के बाद नंबर सिस्टम 6 मार्क्स की, इसमें रियल नंबर। सेकंड अलजेब्रा 20 नंबर का है। इसमें 4 चैप्टर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और उसके साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया 4 चैप्टर। इसमें अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही क्या है? सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ये आएगा 6 नंबर का। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टेड है, सब जाएंगे तो समझ में आएगा। ये है ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल में जाके 15 नंबर का आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर, हाइट डिस्टेंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 12 नंबर की। फिर आया मेंसुरेशन 10 नंबर का है, अकेला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही, डबल स्टार कर दीजिए इसे। और उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी कितने नंबर का आती है? 11 नंबर के 2 चैप्टर्स हैं। स्टैटिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि करीब 5 नंबर या 6 नंबर में आएगा। प्रोबेबिलिटी में 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा और बाकी जो बचेंगे उससे एक नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक।
तो यही इतना आपका बेसिक है। अब हम इसमें देखते हैं कि किस में कितना है, मतलब रियल नंबर में क्या क्या पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ने हैं, वो भी एक बार देख लें, फिर अगले लेक्चर से अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, जो कि 6 नंबर के आती है, उतना भी हमने पीछे देख लिया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, 1 2 3। पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, जो कि सबसे पहली बार ये आपकी थ्योरम दी गई है पहले चैप्टर में ही, सबसे पहले थ्योरम। उसका क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट ही पूछ देते हैं, तो उसका स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा है स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर और एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स। ये इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे तो आप इसे ऐसे काट भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ये प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। ये प्रूव करना, आपको इस तरह के कई एग्जांपल्स करवाए होंगे कि ये प्रूव करिए कि ये नंबर्स जो है ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो आप इसको सिलेबस में इसे नोट कर लें। और इसमें देखिए चैप्टर सिलेबस नोट करने से फ़ायदा क्या है, जैसे आप अभी क्वेश्चन किए होंगे जब, तब हो सकता है कि आपको टीचर ने ये बताया हो कि आप इसके अलावा और भी कई चीज़ों की रेशनैलिटी प्रूव करने की कोशिश कर मतलब कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हो सकता है आप √7 किए हों, √11 किए हों, √13 किए हों, हो सकता है किए हों, या हो सकता है केवल यही 3 किए हों। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में अगर ये √2, √3 एंड √5 दिए हुए हैं, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी केवल और केवल इन्हीं तीनों में से आ सकते हैं, इनसे सबसे नहीं आएंगे। ठीक, तो पहले चैप्टर में ये सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए। 1 स्टार यहाँ बना लीजिए, 1 स्टार यहाँ बना लीजिए। 2 चीज़ें हो गई हैं। इसमें क्या है, वही जो थ्योरम है वो, और इसमें इरेशनैलिटी कैसे प्रूव की जाती है। √2, 3, 5 केवल 3 की ही अगले में हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड में, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में पहला चैप्टर आपका कौन सा आता है, 4 चैप्टर इसमें हमने बताया, 20 नंबर के हैं। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में केवल 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या है, जीरोस का मतलब वो होता है कि कौन सी वैल्यू रखने पर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू टोटल सॉल्व करने पर 0 आ जाती है, उसे कहा जाता है जीरोस। पॉलिनोमियल क्या है ये बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मतलब कैसे निकाले जाते हैं, ये आपको देखना है। और उसके बाद में जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये आपको देखना है। इस चैप्टर में केवल 2 ही चीज़ें हैं, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा में सेकंड चैप्टर कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, ये चैप्टर है। यह चैप्टर इसमें सारे में मतलब जितने 4 चैप्टर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको किसी चैप्टर से मिलेंगे अलजेब्रा में जो 20 नंबर का है, तो उसमें यही चैप्टर आता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें क्या है, डबल कॉमा लगाए हैं, इसका मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं ये बताना है मतलब कि बताने के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एंड और ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन को ग्राफिकल मेथड से करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब आप पढ़े होंगे तो इसमें सॉल्व करने के आपको 4 मेथड बताया होगा। पहला चैप्टर कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें ऐसे रहता है a/b1 - c1, ये वाला। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है कि 4 मेथड आपने पढ़े, लेकिन आपको सिलेबस में केवल 3 ही मेथड है, जिसमें से पहला कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, या तो इससे क्वेश्चन आएगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे क्वेश्चन आएगा, या एलिमिनेशन मेथड इससे कोई क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब कोई सेकंड चांस है ही नहीं कि इससे क्वेश्चन ना आए। तीनों में से क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद में जब ग्राफिकल मेथड आप करते होंगे तो आपको एक चीज़ और मिलती होगी, कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी। तब ये बताइए कि ऊपर वाले जो दोनों हैं वो कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। तो वो जब पढ़ाएगा तब बताएंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर अलजेब्रिक कंडीशंस ऑफ नंबर सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन होते हैं ये भी बताया जाता है कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, माइनस सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ना। दो पॉलिनोमियल्स दे दिए जाते हैं, दोनों पूछे जाते हैं कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें है।
तो वो भी है। तो इसे क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इससे एक नंबर में क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स, ये हो गया, और ग्राफिकल मेथड ऊपर हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। अगर आप आर.डी. शर्मा की बुक लगाए हो या आप कोई रिफ्रेशर बुक लगाए हो तो उसमें क्या होता है कि आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दी गई रहती है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक ग्राफिकल मेथड आएगा। देखिए ग्राफिकल मेथड आने के दो तरीके हैं। पहले तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछता है 2 नंबर में, या अगर वो नहीं पूछेंगे तो कोई ग्राफ आपको देके यह पूछेंगे कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रिक कंडीशंस ऑफ नंबर सॉल्यूशन, इससे आता है, लेकिन जो एक नंबर में टिक लगाने वाले 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी आता है तो उसमें से इस पॉइंट से उठाया जाता है। और फिर दूसरा सॉल्यूशन बाई, दोनों में से एक पक्का आएगा, मतलब ये तो आएगा ही, इन दोनों में से भी एक जरूर आएगा। और सिचुएशनल प्रॉब्लम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए सिलेबस हम ये भी कह सकते हैं आपको कि आप फोन में अपने डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी बात गलत है। मैं भी लिख रहा हूँ तो उसको आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। जब हो जाए, जब पढ़ाने लगेंगे तो जो जो चीज़ें हो जाएंगी उन पर टिक मारिएगा, जो नहीं होंगे उनको बचाए रहिएगा। तो सर जैसे इसको कॉपी में सेपरेटली नोट कर दे, चाहे रफ कॉपी हो चाहे जो भी कॉपी हो, 1 महीने केवल काम इसका है बस। ठीक, तो ये सिलेबस नोट करते चलिएगा पूरा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में या डाउनलोड करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में तीसरा चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंडीशन इसमें क्या है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा भी आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये 0 के बराबर क्यों नहीं है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, सब भी बाद में भी देखेंगे। ठीक, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक नंबर में टिक लगाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं बस। ठीक, और उसके बाद फिर इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सॉल्यूशन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बाई फैक्टराइजेशन ये, और दूसरा होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएंगे। इसमें कंडीशन ये होती है कि ओनली रियल रूट्स, अब रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं ये भी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा इसमें है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट का इसमें निकाल के बताया जाता है कि किस तरीके का है। जैसे जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही नेचर ऑफ रूट पता लगता है। तो नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन है। और इसमें भी क्या है, एक लास्ट टॉपिक है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएंगे, पहला यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, और यहाँ से मिला के एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, और इसके बाद अब अलजेब्रा में चौथा चैप्टर, लास्ट चैप्टर आपको बचता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे देखते हैं। चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARTHMETIC प्रोग्रेशन, PROGRESSIONS। पूरे अलजेब्रा में सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर अगर कोई है तो वो यही वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बिना सिलेबस देखे ही हम बता सकते हैं, देखिए वीडियो देख लें। तो इसमें क्या है कि मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद में यही मेन यही है, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म, मतलब nth टर्म कैसे निकाला जाता है वो इसमें पूछा गया है। एंड और पहला दिया होगा, और दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसका ये फार्मूला क्या होता है कि भाई Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ए क्या है, n क्या है, d क्या है, Sn क्या है, इसे अभी जब पढ़ेंगे तब बाद में देखेंगे।
और इसमें है एंड एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, तो इसमें वही है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इससे भी क्वेश्चन आएगा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सबसे आसान जो है वो इसी में बनते हैं। ठीक, तो यह हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 और इसी के साथ आपको यूनिट नंबर 2 जो कि 20 नंबर की थी, ये इसका पूरा सिलेबस हमने देख लिया है। तो यहाँ तक अभी तक हमने 20 नंबर कैसे देख लिया और उसके बाद में 6 नंबर कैसे, इससे हमारे नेचर जो रियल नंबर दोनों मिला के हो गए कितने नंबर, 26 नंबर। अब देखते हैं इसके आगे बाकी क्या क्या सिलेबस में है। तो यूनिट 3 आपके है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर कौन सा है, थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए ऐसे रिव्यू के लिए बता दें। जो ये वाला पढ़ा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही वाला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स डैश वाई डैश, यही वाला पूरा चैप्टर है। इसमें आपको सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, कॉन्सेप्ट्स मतलब यही बेसिक चीज़ें, ये दो एक्सिस होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नेगेटिव आता है, किसमें दोनों नेगेटिव है, किसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, ये सब पूछा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन जैसे आते भी हैं डायरेक्टली, ये पूछा जाएगा। और उसके बाद में ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को वैसे भी लिखा जाता है ई क्यू ऊपर एन, ऐसे ई क्यू एन इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म इसका लिखने का ये है। अब इक्वेशन हो गया, उसके बाद में है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में। डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। मार्कर खराब हो गया, इसलिए टक टक की आवाज़ इससे लिखने में आ रही, मार्कर होता तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन चलिए क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कितने नंबर का आएगा, इसमें कितना बताए थे अभी, ये भी आपका आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर में आपसे क्या क्या पूछते हैं, इन दोनों में से एक को आना ही है, चाहे जो आ जाए, ये वाला ज़्यादातर आता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और उसके बाद में ग्राफ संभावना बहुत कम है, कॉन्सेप्ट्स में मतलब इनमें दोनों में से एक नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे, एक जैसे एक इससे आ जाएगा, एक इससे दोनों में जाके एक दो मान लीजिए इससे आ जाएगा, 3 इससे आ जाएगा, 3 2 5 1 6, ऐसे ही आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 नंबर का चैप्टर ये आना है। ये हो गया आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट नंबर 3। अब देखते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 क्या है, केवल और केवल ज्योमेट्री, मतलब इसमें कोऑर्डिनेट नहीं लगा था। जब पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट वर्ड क्यों जोड़ा गया है ज्योमेट्री में, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। यूनिट नंबर 4 जियोमेट्री। इसमें आपका पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स। देखिए ये भी आपको बता दें कि इससे ट्रायंगल चैप्टर से क्या आता है, ट्रायंगल्स बहुत लोगों को बहुत घबराहट होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसमें पहली बार लोगों को प्रूफ मिला हुआ है कि इसको प्रूफ कीजिए, थ्योरम प्रूफ कीजिए, तो फिर जैसे दिक्कत यहाँ पर बहुत आती है, लेकिन बिल्कुल आसान है, जब पढ़ाएगा समझ में आएगा, बिल्कुल इस पर कोई दिक्कत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ट्रायंगल्स में क्या आता है, सबसे ज़्यादा थ्योरम जिसमें प्रूव करने के लिए आती है। ठीक, अब थ्योरम्स कौन से सिलेबस में आपके डायरेक्टली लिखी हुई है, लेकिन हम उसमें आपके देख देते हैं कौन सी नंबर है, 6.1 6.2 ऐसे आप उसे को देख लीजिएगा। इसमें आपके थ्योरम्स कौन से हैं, थ्योरम इसमें 6.1 नोट कर लीजिएगा, 6.2 6.3 6.4 एंड 6.5, ये 5 थ्योरम इसमें है, पांचों में से कोई ना कोई एक पक्का आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपके थ्योरम्स। पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ सिलेबस पे, हम केवल थ्योरम की बात करेंगे बस। इसी को प्रूव करने के लिए आ जाएगा ट्रायंगल में आपके इन्हीं पांचों में से, और इसमें लिखा हुआ है
डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो जो बातें हैं जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, वो भी इसमें कुछ कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में क्या है कि आपको इन्हीं पांचों थ्योरम को पढ़ लेनी है। पांचों थ्योरम में से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा और उसके बाद में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जो है ये थोड़ा सा। तो ये हो गया आपकी ज्योमेट्री में पहला चैप्टर ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है? सर्कल्स। ठीक, तो अब देखते हैं सर्कल। अच्छा, आपको एक बात महसूस हो रही होगी कि सिलेबस जानने से ही आपको ये पता लगने लगा होगा कि एग्जाम में आना क्या है, मतलब पेपर आउट के तरीके एक तरह से आपको जरा ही पढ़ने लगा होगा ना कि यही तो आना है, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। इस बात की आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि जो सिलेबस में लिखा है उससे बाहर नहीं आ सकता। जैसे √2, √3, √5 के इलस्ट्रेटिव प्रूफ करने के लिए कहा है, तो उससे आगे वो कभी नहीं देगा एग्जाम वाला। ठीक, तो वो बातें हैं। अब देखते हैं सर्कल्स। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 क्या है? सर्कल्स। सर्कल्स में क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, CONTACT। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको एक चीज़ जाननी चाहिए और दूसरी क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये दो चीज़ें हो गई और इसमें भी दो थ्योरम आपको बताई गई है। पहली है कि द टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ तो आपको थ्योरम 10.1 और 10.2 दो थ्योरम इसमें पढ़नी है। थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक, तो ये इतना आपका सिलेबस हो गया किसका? ज्योमेट्री का। अब इसके आगे जो और है ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको भी देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तब आप सही जगह पे पहुंच जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस अगर आपको पता है तो आप, जैसे वही अभी कह रहे थे ना कि आपको यही पता लगने लगा होगा कि इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ा है, जिनके लिए हम परेशान थे, वो तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहला कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ये इसकी स्पेलिंग होती है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। उसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 30, 45, 60, रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। तो देख लीजिए क्या क्या है। जरूरी चीज़ें छोटी थोड़ी सी हैं, लेकिन फिर भी देख लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंड, अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल ऑफ, ऐसे बना लीजिए, ये क्या है? ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों दो एक्यूट एंगल हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ही इसमें आता है ना साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस तभी बनते हैं कि जब परपेंडिकुलर के अलावा बाकी जो दोनों एंगल्स हैं उसी से। तो इसमें होता है ना कि जिस पर पड़ी हुई है वो बेस है, ये परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस, पढ़ेंगे देखेंगे। वही है एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल की एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हो गया। और फिर उसके बाद है मोटिवेट द रेशियोज which ever are defined at 0 to 90 डिग्री।
0 से 90 डिग्री के बीच में जो टेबल आपको बनाना होगी आपके सर, वो टेबल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वही इसमें है। मोटिवेट का मतलब केवल इतना होता है कि आपको ये जानना चाहिए। मोटिवेट वाले क्वेश्चंस आते नहीं, मोटिवेट मतलब होता है जानना चाहिए। और उसके बाद में क्या है कि वही वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 30, 45 एंड 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कितनी आती है, मतलब वही टेबल वाला है, वो भी यही है। और लास्ट में है कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। अब रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज आप सोच रहे होंगे क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज का मतलब है कि जैसे आप ये जानते होंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, वही है। इसके जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री वाले, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आपस में होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल आपको जानना पड़ेगा, मतलब जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप इसके आगे नहीं जान पाएंगे। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसके बाद वाला जो कि कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटियाँ दी गई हैं, और उससे एलएचएस जो करवाने से जो प्रूव करने वाला है वही एग्जाम में आता है। सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें पहला हुआ है कि प्रूफ्स एंड एप्लीकेशंस, प्रूफ्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ किसका, सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर कोई है तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों को इसको प्रूव करने वाले में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अभी हम जब आपको आसान तरीका बताएंगे तब आप ऑटोमेटिकली ही करना सीख जाएंगे। और एक बात, आप इसको पढ़ने से आप एक चीज़ और ये भी जान लीजिए कि आपके इस फार्मूले के अलावा कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो इस फार्मूले से ना सॉल्व हो। तब जितने न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी एक फार्मूले से ही सॉल्व होंगे बस। ठीक, ये हो गया। और उसमें है कि ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सिंपल आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन ही केवल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक चैप्टर और बचता है, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी देख रहे हैं, फिर हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट होने वाली है। तीसरा चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो पहले क्या है कि सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, वह जैसे आता है कि आंधी चली, आंधी चलने से पेड़ के इतने, पेड़ का ऊपर का भाग, जैसे ये मान लीजिए कि आपका पेड़ है, पेड़ के ऊपर का भाग यहाँ से टूट करके ऐसे आके नीचे 30 डिग्री एंगल पर आके यहाँ पर मिल गया, तो बताइए कि इसकी दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन आते हैं ना, वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे झंडा वाला पूछा जाता है कि यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ था, फ्लैग टूटा, फ्लैग अकेला क्या है यहाँ पे जमीन से जुड़ा हुआ है, तो कितना दूरी पर है। तो कभी ये डिस्टेंस पूछी जाती है, कभी ये पूछा जाता है। कभी कैसे क्या पूछते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, तो आपको क्या करना है, ये हाइट आपको दे देंगे और इसका एंगल दे देंगे ये वाला, तो आपको ये वाली हाइट पता करके इसको इसमें जोड़ देंगे तो टोटल हाइट आपको पता हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है। और फिर प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। साफ साफ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स
should not involve problems should not involve more than two right angles। दो राइट एंगल से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम इसलिए पूछी जाएंगी जिसमें से दो से ज़्यादा राइट एंगल बन जाए ये, और उसके बाद वही एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ दो एंगल होते हैं ना इसमें, एक होता है एलिवेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। अब एलिवेशन और डिप्रेशन कौन से एंगल होते हैं वो भी बताएंगे, नहीं जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसमें एक एंगल को यहाँ से देखने पता चलता है, एक यहाँ से देखने पता चलता है, इन्हें दोनों कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है ये भी नहीं बताएंगे, पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसमें साफ साफ ये भी बात लिखी हुई है कि इसके जो एंगल्स दिए रहेंगे वो या तो 30 रहेंगे या 45 और या 60 डिग्री, तीन के अलावा कोई और दूसरा एंगल नहीं रहेगा। 30, 45, 60 यहाँ सही है। ठीक, तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 5। अब देखते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 कौन सी है? मेंसुरेशन। सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर के आने वाले दो चैप्टर्स में अगर किसी का नाम है तो उसके पहले का नाम है मेंसुरेशन, दूसरे का नाम है स्टैटिक्स। दोनों सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो मेंसुरेशन में आपके दो चैप्टर आते हैं। पहला कौन सा है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी शायद इसमें हम शुरुआत में एक ही चैप्टर बताए थे, लेकिन दो चैप्टर है। ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड एसोसिएशंस। तो पहला कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स। एंगल ऑफ सेक्टर्स आप ऐसे पढ़े होंगे, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। जो थोड़ा पढ़ा होगा ध्यान से उसको ये सारी बातें सुनते ही पूरी बातें एक बार रिवाइज हो रही होंगी माइंड में। यहाँ ये तो वहाँ पर पढ़ा था, इसमें ये था, इसमें वो था, वही चीज़ है। एंगल ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। और फिर है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर्स। फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर को क्या कहा जाता है सर्कल में? सर्कमफेरेंस। CIRCUFERENCE, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के एरियाज और सर्कमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वो वाला है ना चैप्टर, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये एरिया बताइए। इस तरह क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा गड़बड़ बन गया है। जैसे मानिए कि ये आपको सर्कल है, इसके बीच में ये एक यहाँ पर एक ट्रायंगल रखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका एरिया बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो वही वाला है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड सर्कमफेरेंसेस। इसका बता देंगे कि इसका एरिया इतना है तो इसका एरिया बताइए, इसका सर्कमफेरेंस ट्रायंगल का इतना है तो ये बताइए, वही चीज़ें हैं। और फिर प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। 60, 90 और 120, इसमें तीन ही एंगल देखे जाएंगे। मतलब जो फिगर अंदर रहेंगे, जो भी फिगर बाहर रहेंगे, जैसे एक तो ये होता है, लेकिन इसी को एक तरीके से ये भी बनाया जा सकता है। ये एक सर्कल है, सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में सर्कल, मतलब सर्कल के बीच में ट्रायंगल या ट्रायंगल के बीच में सर्कल, दोनों तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिगर को एंगल कितना रहेगा, 60, 90 और 120 के अलावा तीसरा एंगल नहीं रह सकता। और फिर हम देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है सर्कल वाला। जैसे ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसको आ गए उसको इंटरेस्ट आ जाता है, जिसको नहीं आते उसको फिर ये लगने लगता है कि मुझे ये कभी नहीं आएगा। ठीक, तो उस तरीके के चैप्टर्स हैं, सब आसान है बहुत ज़्यादा। सॉरी, सेकेंड
दूसरा है कौन सा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन क्या किया जाए, पता तो नहीं है कितनी देर की हुई, अभी देखे नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है। ये हमने कहा ना कि एक ही महीने बचा हुआ है, एक ही महीने में जो हो जाएगा वह ज़िंदगी भर रहेगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग। तब सरफेस एरिया निकालनी रहेगी टू कंबाइंड फिगर्स की, टू कंबाइंड फिगर्स। और कंबाइंड फिगर कौन कौन से रह सकते हैं, उसके लिए कहा गया है कि या तो आपके क्यूब रहेंगे, क्यूब्स, या क्यूबॉइड्स रहेंगे, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स और स्फीयर्स, स्फीयर्स और हेमीस्फीयर्स। हेमीस्फीयर्स, हेमीस्फीयर मतलब कि स्फीयर को बीच से काट दे तो आधा स्फीयर, हेमीस्फीयर। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन, राइट सिलेंडर और मतलब क्या क्या है कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। 1 2 3 4 5 6 छह फिगर्स में क्या होगा कि अकेले अकेले नहीं पूछेगा, कंबाइन करके दो फिगर्स के बारे में पूछेंगे। उसकी क्या पूछेंगे, सरफेस एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें कि ये मान लीजिए कि आपका एक कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, वहाँ से पूछेंगे कि पूरे का सरफेस एरिया बताइए। ये हो गया। या दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा इस तरीके से आ सकता है कि और किसी को जोड़ें, जैसे क्यूब मान लीजिए कि आपका है ये आपका क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिए। ये मान लीजिए कि आपका क्यूब है, फिलहाल स्क्वायर लग रहा है लेकिन 3D में आप सोचिए, इसके ऊपर ये कोन लगा दिए। या मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसके ऊपर यहीं पर एक सिलेंडर लगा दिया गया। अब बताइए। तो इसी तरीके से दो फिगर्स को कंबाइन करके सरफेस एरिया उसका पूछा जाएगा। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी है, सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम्स मतलब या तो सरफेस एरिया पूछ लेंगे या वॉल्यूम पूछ लेंगे। ठीक, तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, इसको सबको देखेंगे अभी। अब इसके बाद में आपकी एक यूनिट और बचती है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद सिलेबस डिस्कशन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, अपना एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड बातें के पीछे ही लगेंगे, क्योंकि वही हमने शुरुआत में कहा कि अब ज्ञानी बनने का समय नहीं है, केवल और केवल नंबर लाने का समय है। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए, आप बहुत जगह सोचते होंगे कि मैं इसे तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, लेकिन कि याद करने का तरीका ही वही है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कहा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, लेकिन क्या लिखा क्या जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, तो इस वजह से इस तरीके से याद रखना चाहिए स्पेलिंग्स। तो पहला चैप्टर कौन सा है, स्टैटिक्स। जो कि कहा क्या जाता है स्टैटिक्स, लेकिन लिखा क्या जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, STATICS। स्पेलिंग्स भी याद रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है, वही मीन, मोड एंड मीन और मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि आपसे नंबर में नहीं पूछेगा, FI XI वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके से पूछे जाएंगे ग्रुप में। और उसके बाद में वही बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बाई मॉडल सिचुएशंस टू बी अवॉइडेड।
बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मतलब बाई मॉडल सिचुएशन हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे, मतलब दो तरीके के सिचुएशन हिसाब से नहीं पूछी जाएगी। बस स्टेटस में इतना मीन मोड मीडियन किसका, ग्रुप डाटा का। FIXI वाले जितने फार्मूले हैं वही आपको याद कर देना है, उसी हिसाब से लगा के आंसर दे देना है। और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में वही टास्क के पत्ते और डाइस वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बस। प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है इसमें। क्लासिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी of probability and simple problems on finding a proportionality on an event। और सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, साफ साफ लिखा हुआ है, सिंपल आएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगी। सिंपल प्रॉब्लम्स किसके लिए, फाइंडिंग के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यही इतना आपका क्लास 10th का मैथ का सिलेबस है, जिसके जो कि आपको अगले 1 महीने के अंदर हम पढ़ाएंगे। और आपको थोड़ा अगर हमारा साथ देंगे तो इस बात की मैं आपको गारंटी दिलवा सकता हूँ कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि इस चैनल वाले ने या इस लड़के ने या शेख दुबे ने मेरे साथ गलत कर दिया। ठीक, तो फिर यही है, सिलेबस आप अपने कॉपी में नोट कर दीजिए। अगले चैप्टर से अगला अपना हम रियल नंबर्स वाला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, उसमें इरेशनैलिटी जो प्रूव की जाती है वही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सब। ठीक, तब अब इसके बाद से 1 महीने के लिए आप अपना सिलेबस अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी बच्चों को भी जो भी पढ़ाई नहीं शुरू कर पाए हैं या जो पढ़ाई शुरू कर पाए हैं वो भी है, जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो भी देख सकते हैं, ताकि कोई छोटी छोटी चीज़ें ना छोड़ जाए। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और एट लास्ट पर वही कुमार गौरव सर की वही लाइन की, जब आंखों में मान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल के आसान गया, जब ठान लिया तो टाल दिया। जब ठान लिया है कि करना है 1 महीने में तो कर देना है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा देखिए कि यही 1 महीना ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा, जब भी अपने क्लास 10th के मार्कशीट देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी या मैंने मेहनत नहीं की थी। ठीक, तो अभी तक 11 महीने में 10 महीने में आपने जो किया उससे कोई मत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपका यही 1-1.5 महीने जो है वो करेगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू।